So, friends, good afternoon. Firstly, yesterday हम लोगों ने आपको एक होमवर्क दिया था. मिहिर, ट्राई किया क्या? सर वो प्रोजेक्ट लाइट सेंसिटिव वाला। हाँ जी. सर पता नहीं बना नहीं मुझसे वो। मैंने ट्राई किया था बट नहीं हुआ। नहीं हुआ. चलिए. प्रोजेक्ट लाइफ सेंसिटिव. राइट. 0 ईयर. कितना इन्वेस्टमेंट? 1 ईयर. 2 ईयर. 3 ईयर. 4 ईयर. हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं. एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. हाँ बरू. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, whenever we check our sensitivity, एनपीवी क्या हो जाएगा? बोलो ना. हाँ. पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस 40,000, that is PV of cash inflows is equal to 40,000. अरे भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40 है जो T0 में, तो आपका जो कैश इनफ्लोज है, राइट, एनुअल कैश इनफ्लो कितना था? 15 था। पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लोज मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी फैक्टर. हाँ भरो. हर्षवर्धन, ये बात तो याद है कि नहीं याद है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं? एनुअल कैश इनफ्लो को एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाता है. हाँ या ना? अब मालूम है यहाँ क्या करने वाला? यहाँ मैंने कहा एक काम करो यार, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज गिवन है, कितना है? 40,000. तो आपका एन्यूटी फैक्टर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर वो कितना होगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 2.66। 15,000. ये तो कल वाली कहानी चल रही. हाँ। रुको ना, अब हाँ भरने से क्या होगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 2.67. नाउ, अब तक आप क्या करते आए थे? जब आईआरआर निकालते थे, क्या निकालते थे? IRR तो ईयर देखते थे. क्या देखते थे? ईयर। ईयर देखते थे, समझना. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स ले लेते थे. क्या ले लेते थे? रेट। पेज नंबर कौन सा जाएंगे? ठीक. अब 18 और 19।
नहीं, अब जरा गौर करिए आप। आपने एन्युटी फैक्टर निकाला, हम्म। और आपका एन्युटी फैक्टर क्या आ रहा है? 2 पॉइंट। 667। क्या आपको ये यहां नजर नहीं आ हाँ 67 आ गया। रहा? हाँ या ना? बट आपकी रेट तो कितनी है? 10। रेट तो आपने देखी ही नहीं थी। रेट 10% है। तो मैं अगर 10% की रेट देखूं, तो यार कहाँ गया? सॉरी, पीवी टेबल आ गई है। भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% ही है ना। हाँ। तो मेरे बेटे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, हम्म। तब तुम्हारा ईयर क्या आ रहा है? 3। समझना मेरी बात को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी 10 ही रहेगी। ईयर क्या होगा? 4। यानी 3 और 4 ईयर के बीच में आपका 2.66666666 आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कांस्टेंट है। सो वी विल लोकेट 2.666667 जो भी है इन एन्यूटी टेबल इन 10% rate in which will lie between 3 year and 4 year। बेटा 3 इयर्स पे कितना था? अब तक जो मैंने डिस्काउंट रेट यानी आईआरआर इंटरपोलेट करना सिखाया था ना, अब मैं ईयर इंटरपोलेट करना सिखा रहा हूं। बस इतना सा ही तो फर्क था। बताओ 3 साल में ये कितना है आपका? थ्री 487। 2.487। 4 साल में कितना है? 3.17। बोलते हैं हाँ। हाँ। तो अब मेरा तो 15,000 एनुअल है। 15,000 एनुअल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ रहा है। 4 साल वाले से मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ रहा है। पेबैक मेथड पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? आगे। अब आए हैं वहां पे। अब पहुंचे पेबैक पर। और एक बात बताऊं, बातों ही बातों में मैंने आपको एक मेथड पढ़ा दिया, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। क्या बोला? डिस्काउंटेड पे बैक। सो मेरे दोस्तों, अब आप समझो
3 साल से ज्यादा, 3 साल में आपने कितना अचीव कर लिया? 37,305। हाँ या ना? अब आपको कितना और चाहिए? 40,000 माइनस 37,305। ये मैंने खुद का फॉर्मूला ही बना डाला यार, मेरे को इसमें कोई लगता नहीं कि आपको परेशानी आए। लेकिन एक बात बताऊं, तीसरे से चौथे साल जाने में मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बढ़ा, 47,550 माइनस 37,305। हाँ या ना? एक लॉजिक बताओ, तीसरे से चौथे साल जाने पर आपका जो डीसीएफ है वो कितना बढ़ गया? दिस माइनस दिस। एक साल में डीसीएफ इतना बढ़ गया, हाँ या ना? मुझे बढ़ाना कितना था? कोई इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट कर लो। मैंने क्या कर लिया? इंटरपोलेट। ये खुद को दिमाग लगाना था आपको। तो 3 प्लस 40,000 माइनस 37,305, ये और चाहिए चौथे साल में। लेकिन चौथे साल में जब अपन पहुंचते हैं तो कितना एक्स्ट्रा अपने को मिल जाता है? दिस माइनस दिस। हाँ या ना? आंसर इज, आंसर इज 3.26 ईयर्स। मतलब डिस्काउंट करना रहता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। रेट तो 10% ही है। क्या है? एनुअल कैश फ्लो 15,000 ही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 ही। अगर मुझे मेरी लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ मेरी सेंसिटिव है, क्या है बच्चों? ये मेथड है डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। कौन सा? इस बच्चे ने पेबैक मेथड लगाया। कौन सा मेथड लगाया? पेबैक, नॉर्मल पेबैक। तो पेबैक में अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक, आप ध्यान है ना, जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने कहा था अभी पेबैक पढ़ा रहा हूं, बाद में क्या पढ़ाऊंगा? डिस्काउंटेड पेबैक। ये डिस्काउंटेड पेबैक पढ़ा दिया मैंने। सो वापस लॉजिक समझो। अगर मेरी लाइफ जो है, एसेट प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, लेकिन मैं कहता हूं अगर प्रोजेक्ट की लाइफ सेंसिटिव है तो मेरा एनपीवी क्या होगा? प्रोजेक्ट की लाइफ सेंसिटिव है तो जहां पर 0 एनपीवी होगा उस लाइफ पर मेरा काम हो जाएगा। 4 साल की लाइफ पे तो मेरा है 7,550। बोलो ना हाँ। क्या बोला मैंने? 4 साल की जब लाइफ है, 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 15,000 का एनुअल कैश इनफ्लो है, ओ भैया राजा, तो मेरा एनपीवी कितना है? 7,550। मान्य बात समझ में आ गई? देख बेटा, 4 साल की लाइफ अगर है, 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 15,000 का एनुअल कैश इनफ्लो है, तो अपना एनपीवी कितना आ रहा था? 7,550। अब तुझे एनपीवी क्या चाहिए? 0। बट लाइफ तेरी क्या है? सेंसिटिव। लाइफ 4 साल तो नहीं है ना। तब उल्टी वर्किंग पे गए। मैंने कहा यार अगर ये एनपीवी 0 हो जाए तो मेरा जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज है, क्या चीज? पीवी ऑफ कैश, वो 40 होने चाहिए। यानी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए? बोलो ना हाँ। बोलो हाँ। अब मैं कह रहा हूं 40,000 मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है, और आप भी जानते हो जब पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है वो
ओवर द लाइफ है, और हर साल मिल कितना रहा है? 15,000। कितना मिल रहा है? एक बात बताओ, आपने जब ये 7550 निकाला तब आपने क्या करा था? 15,000 इंटू 4 साल वाला फैक्टर, हाँ या ना? अरे 3.17, 3 अरे 15,000 इंटू 3.17 करोगे तो 47,550 आएगा ना? ये देखो, ये आया हुआ, आया कि नहीं आया 4 साल के अंदर? उसमें से आपने 40 हटा दिया था और आपका एनपीवी आ गया था, हाँ या ना? लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी तो प्रोजेक्ट की लाइफ सेंसिटिव है क्या? तो मैं कहूंगा 4 साल से पहले पहले ही, कितना टाइम पहले? अभी मेरा आंसर आया नहीं है, परसेंटेज में आएगा। वो कैसे निकालोगे आप? 4 - हाँ हाँ, लगा देते हैं। 4 - दिस ईयर डिवाइडेड बाय कितना? 4 इंटू, सो माइनस क्यों आ गया? हाँ बेटा, ये गलत आया है, हाँ, ये ब्रैकेट लगेगा, ये गलत आया है, अब सही आएगा। यानी 18.4%। क्या सेंसिटिव है प्रोजेक्ट की लाइफ? अब एक बात बताऊं, 4 साल में 18.4% निकाल के देखो, ईयर कम हो जाएंगे। 4 साल लाइफ है, 4 साल का 18.4% निकालो, कितना हुआ? 4 ईयर इंटू 18.4%, तो वही 3.24 आ जाएगा, घटने के बाद 3.26 आ जाएगा, 0.74 आ रहा होगा लगभग लगभग। हाँ। तो आपकी लाइफ कितनी हो जाएगी? 3.26। वो ये भी तो मांग सकता है, मैंने बताया था ना आपको, कि वो सिर्फ ये सेंसिटिविटी नहीं मांग सकता, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होनी चाहिए थी। तो मैं क्या बोलूंगा? 0.74 ईयर कम होनी चाहिए थी। 0.74 ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, TYU 2, किस किसने करा बच्चों ने? नहीं करा? अच्छी बात है, नहीं करा तो मेरी तो ड्यूटी है करवानी। पढ़ो जी। क्या है भाई? क्वेश्चन पढ़ो जी। Becker company is considering investing कितना? 500,000 in equipment to produce a new type of ball. Initial investment कितना? 500,000 डॉलर 500। सही हो गया ना? 1000। हाँ जी। Sales of the product are expected to continue for 3 years, at the end of which the equipment have a scrap value of $80,000. Project life 3 years. Scrap value 80,000. Sales revenue, sales revenue dollar 600,000.
वेरिएबल कॉस्ट डॉलर 350,000. Fixed cost will increased by dollar 40,000. Determine whether on the basis of the estimate given the project should be undertaken assuming that all cash flow occur at annual interval. Cash flows जो हो रहे हैं वो annual interval पर हो रहे हैं. And that Becker company has a cost of capital of 15%. फिर कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंजेस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग एस्टिमेट. किस किस के मांग रहा है वो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप, सेंसिटिविटी हर चीज में हो सकती है. यस, परसेंटेज चेंज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्राइस, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. परसेंटेज चेंज required in the following estimates for the investment decision to change. यानी कितना परसेंटेज चेंज हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या हो जाए, बदल जाए. अब हमें बुक की जरूरत है नहीं. आ जाए आप. सबसे पहले आंसर ए. क्या निकाल रहे हैं? एनपीवी. क्या निकाल रहे हैं? एनपीवी. एनपीवी निकालने के लिए ईयर 0, 1, 2, 3 और यहाँ 3 भी लिखना पड़ेगा. समझ गए? बताओ क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, 0 ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? -500, 1, 2, 3. बोलो हाँ. ईयर 1, 2, 3 में ईयर. अब आप सबको अलग अलग भी ले सकते हो. ऐसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर 1, 2, 3 ईयर में क्या? रेवेन्यू. 1, 2, 3 ईयर में क्या चीज? वेरिएबल
कॉस्ट 1 to 3 ईयर्स में क्या चीज? फिक्स्ड कॉस्ट। बोल दो ना हाँ। रेवेन्यू 600,000। वेरिएबल कॉस्ट 350,000। हाँ भरो। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर प्लस कर लगा के भाई। अरे हाँ वो ठीक है। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट गई। फिक्स्ड कॉस्ट 40,000। हाँ या ना? इसकी ऐसा जरूरत नहीं है बट फिर भी निकाल दिया। ये हटा ही देता हूं। लाओ भी। नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एन्युटी फैक्टर क्या आएगा? 1 to 3 के लिए। अच्छा ये एन्युटी फैक्टर किस रेट से लेना है अपने को? 15% की रेट से 3 साल के लिए। कितने के लिए? तो अपन क्या जाएंगे? किताब पे जाएंगे, पेज नंबर 36 पे जाएंगे। एन्युटी टेबल में अपन कितने साल में? 3 साल 3 साल 15% पे देखेंगे। 3 साल और 15%। 2.283 सही है। 2.283। 2.283 यहां भी रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में भी रखेंगे, फिक्स कॉस्ट में भी रखेंगे। हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन में मत रखना, वो अपने आप निकल के आएगा। सही है ना? कंट्री ये एएफ हो गया, ये कैश फ्लो हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दिस इंटू दिस। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और ये जो है आपका दिस। क्यों भाई? हाँ या ना? और ये हो गया आपका और आपको तो मैं एक बार इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, नहीं लिखता। तो ये क्या है? आउटफ्लो। क्या है? ये क्या है? इनफ्लो। ये क्या है? अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का आउटफ्लो। ये क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का आउटफ्लो। अभी एक चीज भूल जाओगे आप, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? वो इनफ्लो है कितना? 80,000। और 15% का पीवी निकालना है ऊपर वाली टेबल। 0.657 15% का 4 साल का ना, सॉरी 3 साल का 658 कर लेते हैं। 0.658। पॉइंट 658 658। ये इनफ्लो हो गया। हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं, सम कर दूं, बढ़िया जी। एनपीवी कितना आ रहा है? 3217 PROJECT प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। बोल दो हाँ। यस सर। अब ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
कंट्रोल सी, बाकी सब चीज तो सेम ही है ना। कंट्रोल वी, आंसर टू पार्ट, sensitivity to, since NPV is 320 if it will be 0 then our investment will be, अगर ये 0 हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होना चाहिए था ना। कितना होना चाहिए था, जो ऑलरेडी कितना था, 500,000। बोलो ना हाँ, कितना और बढ़ना चाहिए था 500,000, 320। अगर ये इतना होता तो एनपीवी क्या होता, 0। हाँ या ना, बोल दो ना हाँ। So by how much increase in percentage of investment so that you will not think about the project? Percentage of investment increase. तो यहां पर अब किसमें 32070, इतना बढ़ना चाहिए कहां से, 500123। बोलो हाँ। Yes, sir. This divided by into how much, 6.4% increase होना चाहिए। यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6.4% से अगर बढ़ गया तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो, यानी 6.4% से ज्यादा अगर बढ़ गया तो ये प्रोजेक्ट आपका सेंसिटिव हो गया है। हाँ या ना। अच्छा मैं फिर पूछ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 500,000 की जगह आपका इन्वेस्टमेंट 532,070 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इतना अगर होगा तो आप प्रोजेक्ट को, इससे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। यही बात तो वो मांग रहा था। सो percentage change required in the following estimate for the investment decision to change, तो मैंने कहा ये। हाँ या ना। अब सेकंड क्या मांग रहा है ये, Current value। ये नई चीज मांगी, पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं नहीं थी। था। कोई बात नहीं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सेकंड sensitivity to scrap Value। value। अब एक बात बताऊं, वापस वही, सिंस एनपीवी इज, समझाने के लिए 70। 32070, इफ इट विल बी 0 देन आर स्क्रैप वैल्यू, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, विल बी, मालूम कितनी होनी चाहिए बेटा, 52640 में से 32070 कम कर दे। हाँ, 20 2050। ये मांग सकता था।
अच्छा, ये मैं कहां से लाया? 5264, 80,000 नहीं, 80,000 नहीं, कितना? क्योंकि बाकी सब्जी तो सेम है। 80,000 तो आपको थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 52,640। और आपको 52,640 की जगह सिर्फ कितना मिलना चाहिए? 31,700। हाँ हाँ हाँ, 20,570। 32,070। Since NPV is 32,070, if it will be zero, then our scrap value will be इतनी ही होनी। अच्छा, ये चीज मांग नहीं रहा है आपसे, आपको तो डायरेक्ट क्या करना था मैं बताऊं आपको? तो परसेंटेज डिक्रीज इन स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगेन वही 32,070 गिरना है। कहां से गिरना है? 52,040 से। बोल दो हाँ। 52,640 से इज इक्वल्स टू 32,070 डिवाइडेड बाय 52,640। अपना तो डायरेक्ट खटा खटाएगा ना, ये कर लिया तो। ये तो सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए। अच्छा, पहली और ये दूसरी लाइन सिर्फ समझाने के लिए करी है मैंने। कौन सी पहली और दूसरी? ये वाली, ये दोनों। आप तो डायरेक्ट 60.9235 निकाली। कैसे निकाली, समझ आ गई बात आपको? भाई 32,070 का एनपीवी आपको कम करना है। कहां से कम करना है? 52,640 से। हो 60.92, ये भी यहां ले आते हैं। हाँ भरो जी। अच्छा, तीसरा क्या मांगा? सेलिंग प्राइस। अब सारी की सारी वही चीज है। क्या? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ। ये देख लो। जो सेलिंग प्राइस में क्या करोगे आप? परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट हटा रहा हूं अब मैं आपका, ठीक है? डायरेक्ट निकालूं? यस सर। बताओ कितना एनपीवी कम होना चाहिए? इतना। 307। कहां से कम होना चाहिए? 52,600 से। हाँ, टोटल अमाउंट में यहां से। रेवेन्यू में से। क्योंकि सेल्स प्राइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेल्स प्राइस इंटू 100। कितना? 2.3। 2.3%। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर ये कहता रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या बोलेगा? तो रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अरे इस क्वेश्चन में था ही नहीं। इसमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस कहाँ था? डायरेक्ट रेवेन्यू दे रखा था आपको। तो क्या दे रखा था? तो ये तो फिर निकल ही नहीं सकता। हाँ या ना? डिलीट 2.3%।
अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का भी अब डायरेक्ट ही लिख दो यार, और क्या। अच्छा, ये निकला कैसे, फिगर तो लिख दो एक बार है। 32,070 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 136,9,8। एग्जाम में नहीं लिखना है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे आया है फिगर। इधर क्या हो जाएगा जी, वही 32070 वेरिएबल कॉस्ट का फिगर बोल दो अब आप। वेरिएबल 799,050 799,050 साइन मत लगाना है ना, इंटू 100। नहीं नहीं, ये तो करना पड़ेगा ना। 32,070। मैं भी समझदार हूँ, देखना। ये माइनस साइन लगा के इसको लिख दूंगा, समझ गए क्यों, पॉजिटिव बनाने के लिए। कितना भाई, 4%। 4%। 4% से वेरिएबल कॉस्ट नीचे लानी। इसके बाद क्या मांगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या मांगी है। फिक्स कॉस्ट 1 2 3 और ये 4, 4 तो हो गए अपने, ठीक है। पहले फिक्स्ड कॉस्ट मांगी है, पहले क्या मांगी है, फिक्स कॉस्ट कंट्रोल एक्स, इंसर्ट कट सेल हो गया। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए ना, कितनी बढ़नी चाहिए, 32,070 बढ़नी चाहिए। कहां से बढ़नी चाहिए, 3170 फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी, 91,320, 91,320। 32,070 डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ताकि पॉजिटिव हाँ, 35.1%। सेंसिटिविटी तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। यस सर। अब क्या मांग रहा है, सेल्स यूनिट वॉल्यूम यूनिट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 32, लेकिन नीचे जब आपको लिखना है तो फिगर कंट्रीब्यूशन लेना है, क्या लेना है, क्योंकि वॉल्यूम के कारण दोनों चीजें कम हो जाती हैं। कंट्रीब्यूशन सेम रहता है। 1369,800, 1369,800 माइनस 799,050। हाँ, सर यहाँ कंट्रीब्यूशन क्यों लिया? बेटा कल सिखाया था ना,
अगर यूनिट चेंज होंगे, क्या होंगे, तो आपकी सेल वैल्यू भी कम होगी और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। तो अल्टीमेटली किस चेंज क्या होगा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन। दिस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट दिस, अच्छा ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो इसको आप क्या लगाओ, प्लस साइन लगाओ। क्या लगाओ, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस करेगा। ये ठीक है। और कहाँ गए अपन, यहां, और ब्रैकेट बंद कर दो और फिर इंटू 100। कितना भाई, 5.6%। सेल्स वॉल्यूम बोलो, सेल्स यूनिट बोलो, कैपेसिटी बोलो, एक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। कितना आ गया। अब लास्ट में क्या मांग रहा है आपसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वही तो, क्या निकालना है, आईआर। क्या निकालना है। अब दोस्तों, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 500,000। अब आपका एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, आपने निकाला नहीं है बट मैं बता देता हूं। एनुअल कैश इनफ्लो, देखो दोस्तों, 600,000 में से 350 गए तो कंट्रीब्यूशन 250 आया। 250 में से आपने 40 लेस कर दिया तो कितना आ गया आपका, 210। 210 कितना आ गया, 210 210। हाँ या ना। सर, स्क्रैप पे तो बात क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। भाई। आपको सबसे पहले एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, 500,000 में 210 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर, ये तो जब इवन होगा तब करते हैं, इवन होता है तब करते हैं, हाँ तो इवन ही तो है, तो स्क्रैप कर लो सर। इवन ही तो है। अब चक्कर पड़ गया, सचिन ने बहुत बढ़िया बात रोक ली मेरे को कि सर अब ऐसे तो कर ही नहीं पाओगे आप। बिल्कुल सही, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में आपके पास कितना आ रहा है, 80,000। हिट एंड ट्राई, या ट्रायल एंड एरर। तो कैसे करोगे जी, ये हटाओगे अब आप, ये आप लगा ही नहीं सकते हो जी। तो क्या करोगे जी, ये सब डिलीट मारोगे और अब आप कुछ कहानी ऐसी रखोगे। एक बात बताओ, आपकी इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 15। तो एक बात तो पक्की है, रेट 15 से तो ऊपर ही है। हाँ, बताओ क्यों। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ज्यादा ही अरे एनपीवी पॉजिटिव है ना, तो आप है। एक पहली रेट क्या ले लेना, 20। सो ईयर, अरे आईआरआर निकाल रहा हूं, 0, 1 2 3 एंड 3। कैश फ्लो 0 ईयर में माइनस 500,000, यहां पे 210,000। तो ये क्यों आ गए, वो
और थर्ड ईयर में कितना? 80,000। हाँ या ना? पीवी किस रेट का, किस रेट का ले रहा हूं बेटा पीवी? यहां तो 1 आ जाएगा। और इसके लिए जाते हैं सीधी क्या, टेबल एन्यूटी फैक्टर वाली। बच्चों 20% पर 3 साल का 2.106। अरे एन्युटी फैक्टर 3 साल के अंदर 2.106। और एक ऊपर वाली टेबल देखे हुए किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए ऊपर वाली टेबल 3 साल की वैल्यू 20% की 0.579। DCF this into this। इनका sum। ओहो, 20% पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। एक बात बताओ, 15 पे क्या था, पॉजिटिव। वैसे अब आप चाहो तो 20 से पहले वाली क्या ले लो, 18 19 ले लो। क्या ले लो, एग्जैक्ट अगर निकालनी है तो। हाँ या ना? या फिर छोड़ो, एक काम करो, 15 और 20 को इंटरपोलेट कर लो। इसको क्यों फालतू टाइम खराब करें, समझ गए? इंटरपोलेट बिटवीन 15 एंड 20। तो लोअर रेट कितनी हो गई आपकी, 15। बोल दो हाँ, हाँ भर दो। अब 15 NL 3,732,3207 लोअर रेट पर जो आपकी होती है ये, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। और ये क्या, 32,070 माइनस माइनस क्या, 11,420। तो अपने कहा 15 से जब हम 20 गए तो 32,070 पॉजिटिव से 11,420 क्या हो गया, नेगेटिव। तो 32,070 प्लस क्या हो जाएगा, 11,420, यानी 43,490 से हमारा पीवी कम हुआ। 5% जब रेट बढ़ी तब, हाँ या ना? अच्छा, रेट इनटू कितना होगा, 20 - 15। आई होप आपको समझ में आ गई बात। तो यहां पर लिखो 15, यहां लिखो 32,070, डिवाइड में लगाओ 43,490 और मल्टीप्लाई करो 5 से। 20 माइनस 15 क्या रेट आ गई, 18.7%। आंसर अभी आया नहीं है। अब क्या करोगे, 18.7 माइनस 15, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 15। वहां से चेंज कर रहे हो ना आप, हाँ या ना? अपॉन 15। तो 18.7 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100। लगभग लगभग 24.8
6-7%। आईआरआर निकालने की बात करना है इसको, ठीक है ना। और वो तो सिखाई दिया मैंने आपको, क्या प्रोजेक्ट लाइफ क्या चीज। प्रोजेक्ट लाइफ अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ का मतलब भी डिस्काउंटेड पे बैक क्या चीज, डिस्काउंटेड पे वो मेथड अपन में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस चेक द आंसर नाउ। पेज नंबर 206, TYU2 ना। अरे इसके और हमारे एनपीवी में अंतर आ रहा है यार। राउंड इसने क्या राउंड ऑफ कर दिया, क्या कर दिया। राउंड और एक गलती मेरे से हुई है या इससे हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जरा देखो, गलती ठीक करते हैं। मेरा नहीं सही है। 500 × 1 करा, 600 × 2.283 करा, 350 ये करा, फिक्स कॉस्ट 40 × 2.283 करा, अप्रोक्स करा। अच्छा अप्रोक्स, हाँ ठीक है समझ गया। इसका हमारा 32,070 आ रहा है, इसका 33 आ रहा है। वो सिर्फ किसके कारण, अप्रोक्सीमेशन के कारण। कोई दिक्कत। तो कहता है प्रोजेक्ट शुड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्टिमेट कैन बी एक्सेप्टेड, मैंने लिख ही दिया था। अब सेंसिटिविटी टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा आंसर में फर्क आएगा, समझ गए क्यों, क्योंकि वहां अप्रोक्सीमेशन है, वहां अप्रोक्सीमेशन है। तो एक काम करते हैं, अपन भी अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं, चलो छोड़ो। जाएं क्या अप्रोक्सीमेशन पर, 1 2 3 कम कर दो, समझ गए क्या। 1 2 3 कम कर दो, 1 2 3 कम कर दो, 1 2 3 कम कर दो, 1 2 3 कम कर दो। अरे वो 33 होगा, रुक जा। ये जो आया इसको अप्रोक्स करो। नंबर ठीक है, इसको भी अप्रोक्स करो। अरे काम करो ना यार, रुको। आ गए बुक के आंसर, बोलो ना आ गए। अब क्या करो, इन सब का सम करो। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भी नहीं होगा वो। इसकी गलती मेरी नहीं, नहीं सर, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। गलती इसकी है। पुराना डेटा ही लॉ 33, ठीक है। तो ये 6.6 आ गया। ये ऐसे लिखा रहने दो क्या इसको, नहीं यार फिर मजा नहीं आएगा। 33 अपॉन, बुक से मैच कराए पूरा। 33/53, बोलो ना हाँ। ये तो अपने आप ही चेंज हो रहे हैं फिर, अब नीचे वाले तो। सेकंड वाला क्या आया था, 62.6%। हाँ, 33/53 × 100, 33 अपॉन, अब बताओ यार 33/53 अगर अपन करते हैं
तो आता है 62.26। हाँ और यहाँ कितना आ रहा है? अच्छा, छोड़ो ना, 33 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 100, ये लो 62.26%। 33 डिवाइडेड बाय 1370 इंटू 2.4%। थर्ड भी आ गया। फोर्थ, 33 अपॉन 800, 800 799। फोर पॉइंट 1%। 33 अपॉन 91, 36.1% चलेगा, है ना। 33, बेटा 1370 में से 799 हटाना। 1370 1370 माइनस 799 कितना रहा बेटा? 5.8% फाइनली। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसने 15 और 20 लिया, हमने भी वही लिया, है ना। तो अपनी 18.7 अपन ने 2 डेसिमल तक लिया, नहीं वो उसने वो अप्रोक्स कराए, पर 15 इसको लिया कितना? 33, इसको लिया 33, इसको लिया होगा 11, क्या लिया होगा? 11। तो ये हो गया 33, 33 और 11 क्या हो गया? 44। बोलो ना हाँ। होम नंबर आ गया, किताब का आंसर 18.75 18.75 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100 यानी 18.75। आंसर इज 25%। आई होप इट इज ओके नाउ। ठीक है प्रणव कुमार, सोले तू यहाँ बैठकर। लेकिन मैं समझ गया हूँ सर सब। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्लाइड करंट अंडर अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम्स वापस एक बार डिसाइड कर लेते हैं। ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, ऑल फोरकास्ट आर सब्जेक्ट टू Uncertainty. दिस अनसर्टेनिटी नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द। अब रिस्क एंड Uncertain. risk is represented by the variability of Potential return. within investment appraisal. The decision maker must also distinguish between Risk and uncertainty. risk क्या होती है? अनसर्टेनिटी क्वांटिफाइबल मतलब पॉसिबल आउटकम हैव एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी thus allowing the use of mathematical technique. Outcome cannot be mathematically modeled. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो कंसर्न होता है, एरिया ऑफ कंसर्न, वो मेनली क्या होती है? प्रोजेक्टेड लाइफ, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी और डिस्काउंट रेट। हाँ या ना? एक बात बताऊं, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मतलब जो
लाइफ में कैश फ्लो मिलेंगे और जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो, और उसके बाद डिस्काउंट रेट, और इन्हीं चीज में फिर आगे जाके क्या आएगी, सेंसिटिविटी। इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क एंड, रिस्क के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिमुलेशन मॉडल, एडजस्टेड पेबैक, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। दोस्तों एडजस्टेड पेबैक तो मैंने पढ़ा दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पढ़ा दिया, अब सिर्फ क्या पढ़ाना बाकी रह गया है, सिमुलेशन, और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अनसर्टेनिटी में अपने पास क्या रहना चाहिए, शॉर्टर पेबैक टारगेट सेट होने चाहिए, प्रूडेंट एस्टिमेट होने चाहिए कैश फ्लो के टू असेस द, फिर बेस्ट और वर्स्ट दोनों को असेस करना चाहिए जिससे कि आप एक रेंज में आ जाएं। अरे तभी तो सिमुलेशन, तभी तो सेंसिटिविटी करी थी, क्या करी थी कि भाई एनपीवी 32,070 से यानी 33 से 0 आ जाए। यूज सेंसिटिविटी एनालिसिस टू मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। सेंसिटिविटी पूरी पढ़ा दी, फॉर्मूला पढ़ने की भी जरूरत, हाँ टैक्सेशन में ध्यान रखना, किसमें, अगर टैक्सेशन हो तो, हाँ अगर डिलेड टैक्सेशन है तो आपको ध्यान रखना है रेवेन्यू इंटू 1 माइनस, रेवेन्यू इंटू मतलब जो भी चेंज आ रहा है उसको 1 माइनस टी करने के बाद डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर सेम ईयर में टैक्सेशन है, डिलेड नहीं है, तो आपको सीधा करना है, उसमें इंटू 1 माइनस टी करने की जरूरत नहीं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिंपल है, मोर provide more information to allow to make subjective judgment, identifies critical, disadvantage क्या है, assume variable change independently of each other, does not assess the likelihood of variables changing, does not directly identify a correct decision। अब इसकी स्ट्रेंथ, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, information will be presented to management in a form that facilitate subjective judgment to decide the likelihood of the various possible outcome, identify area that are crucial to the success of the project, if the project is chosen those area can be carefully monitored, indicate just how critical are some of the forecasts which are considered to be uncertain। पढ़ लिया था कल अपन ने ये सब। वीकनेसेस अपन ने पढ़ ली, इट अज्यूम दैट चेंज ऑफ वेरिएबल कैन बी मेड इंडिपेंडेंटली, अलग अलग ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मटेरियल प्राइस विल चेंज independently of other variable, this is unlikely, if material price went up the firm would probably increase selling price at the same time and there will be little impact on NPV। a technique called simulation जो हम पढ़ेंगे allow us to change more than one variable at a time, it only identify how far a variable need to, मतलब वेरिएबल कितना चेंज हो सकता है यही बताएगा, इट डज नॉट लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ये नहीं बताएगा, राइट। इट इज नॉट एन ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक, काम खत्म। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो इजी थी इसलिए एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। एसडीवी समझा दिया था आपको मैंने, ईवी का फॉर्मूला बता दिया था हमने आप लोगों को, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ा दी थी हमने आपको। लार्जर एनपीवी कैलकुलेशन, डिसीजन मैट्रिक्स पढ़ा दिया था आपको मैंने। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ईवी, डील विथ मल्टीपल आउटकम, क्वांटिफाइज प्रोबेबिलिटी, रिलेटिवली, सिंपल कैलकुलेशन, असेस डिसीजन, वीकनेस सब्जेक्टिव, प्रोबेबिलिटी, आंसर आंसर इज ओनली अ लॉन्ग एवरेज, हमने कहा था ये लॉन्ग रन एवरेज होता है ईवी। इग्नोर वेरिएबिलिटी ऑफ, जो आपके पे ऑफ है उनमें वेरिएबिलिटी को इग्नोर हो जाती है हमारी, यानी जो भाई आज हम जो अलग अलग वेरिएबल हैं, राइट, बात को समझना, उनको वो इग्नोर कर देता है ईवी, वो सिर्फ मानता है ये प्रोबेबिलिटी है, दैट्स ऑल। और रिस्क न्यूट्रल डिसीजन, दैट इज इग्नोर इन्वेस्टर एटीट्यूड टू रिस्क, यानी
भाई आपको ये भी तो देखना है, आपका जो इन्वेस्टर है क्या वो रिस्क एवर्स है या नहीं है। तो यार उसके अंदर ईवी का कहीं काम ही नहीं आता, क्योंकि वो रिस्क को एडजस्ट ही नहीं करता। किसको नहीं एडजस्ट करता? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके चलता है सीधा। यूजिंग ईवी एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग इज अप्रोप्रिएट इफ, Three condition are met on मतलब ये तीन कंडीशन अगर मेट होती हैं या इसके आसपास होती हैं तो ही आप ईवी फॉलो करना। पहला पहला बोल, there is a reasonable basis for making the forecast and estimating the probability of आपके different पास एक रीजनेबल बेस है फोरकास्ट करने का, और उन फोरकास्ट की प्रोबेबिलिटी है अलग अलग आउटकम की। आपको पता है 50,000 आएंगे, 40% चांस है, 60,000 आएंगे, 20% चांस है। ये दोनों चीज आपको पता है तो ईवी फॉलो करोगे। Hmm. The decision is relatively small in relation to the business, so risk is small in magnitude. जो डिसीजन है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। रिलेटिवली क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, क्या चीज? क्योंकि आप इसमें प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? Probability. और हमने फिर देखा था एक जगह नेगेटिव आ रहा है, फिर दूसरी जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर नेगेटिव आ जाए तो, इसलिए छोटे डिसीजन तक काम सीमित रखना है इसको। यानी जहां मिलियंस की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, वहां पर ईवी मेथड नहीं लगा। द डिसीजन इज फॉर अ कैटेगरी ऑफ डिसीजन दैट आर, जो डिसीजन बार बार लिए जाते हैं, यानी छोटे छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन नहीं। सो फ्रेंड्स, the EV technique is best suited to a problem that is repetitive and involve relatively, Small investment. वहीं पे लगाना है। क्या समझ में आ गई बात? एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, बोलो क्या क्या एडवांटेजेस हैं ईवी की? The technique recognizes that there are several possible बिल्कुल, outcomes सेवरल आउटकम, and is therefore मोर सोफिस्टिकेटेड देन सिंगल। value. भाई सिर्फ 50,000 मिलेगा, ये तो एडवांसी हो गई ना। हाँ, 50,000 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। enable the probability of different outcome to be quantified, खत्म। lead directly to a simple optimizing decision rule by reducing a range of possible outcome into, अब अरे भाई अपन क्या करते हैं, 50,000 मिलेगा 40%, 60,000 मिलेगा 20%, 70,000 मिलेगा 30%, 80,000 मिलेगा 10%। उन सब चारों को मिला के एक निकाल लेते हैं ना फिगर। 50,000 इंटू 0.4, 60,000 इंटू 0.2, 70,000 इंटू 0.3, और 80,000 इंटू 0.1। हाँ, ये जो 0.5, 0.4, 0.2, 0.3, 0.1, इन सबका सम कितना होगा? 1। Calculations are relatively simple. Limitations. by asking for a series of forecasts, the whole forecasting procedure is complicated. Inaccurate. भाई आप फोरकास्ट मांग रहे हो ना, हाँ, तो फोरकास्टिंग प्रोसीजर क्या होगा? अगर आप कॉम्प्लिकेटेड है, 50, 100, 80, 60, 70 जो भी ला रहे हो, अगर आपकी इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग, क्या इनएक्यूरेट इज ऑलरेडी अ मेजर वीकनेस इन project execution. द प्रोबेबिलिटी यूज आर आल्सो यूजुअली, Very subjective. मतलब प्रोबेबिलिटी भी सब्जेक्टिव होती है, और फोरकास्ट अगर इनएक्यूरेट हुआ तो गए, ये लिमिटेशन हुई इसकी। हाँ, अरे वही जो पहली बात बोली थी अपन ने कि अलग अलग फोरकास्ट होते हैं और प्रोबेबिलिटी होती है, वही इसकी क्या बन जाती है? लिमिटेशन। फिर वही यहाँ बोला था कि भैया सबका एक औसत होता है, यहाँ बोल दिया ईवी इज मियरली अ वेटेड एवरेज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटिंग द एवरेज पे ऑफ इफ द प्रोजेक्ट इज रिपीटेड many times. मैनी टाइम। हम ये मान के चलते हैं प्रोजेक्ट बार बार रिपीट होगा, क्या होगा? जबकि ऐसा संभव नहीं होता। EV give no indication of the dispersion of possible outcome about the EV। EV में आपको डिस्पर्सन नहीं निकल कर आता, डिस्पर्सन के लिए तो अलग से निकालना पड़ता है जो आपके गायब है। Hmm. The more risky the investment is usually seen to be, the EV ignore this aspect of the probability distribution, और रिस्क इग्नोर करता है। क्या करता है? EV technique also ignore the investor attitude to risk. Some investors are more likely to take risk than others.
Conclusion on ईवी का कंक्लूजन निकाल के, सिंपल ईवी डिसीजन रूल इज एप्रोप्रिएट इफ थ्री कंडीशंस पढ़ा दी थी मैंने, पढ़ा दी थी ना, हाँ या ना? yes. ये वो टेक्निक है जो मैक्सिमाइज करती है एवरेज पे ऑफ इज देन Valid. अब आ रहा है क्या क्वेश्चन इन द एग्जाम में समटाइम बेस्ट बी आंसर्ड विद द यूज ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा पाऊंगा। इन द एग्जाम कंटेक्स्ट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी में बी डिस्क्राइब एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग एंड अदर थिंग। जॉइंट का मतलब समझाऊं? हर्ष छोड़ दे बेटा मोबाइल। बारिश होगी 50% चांस है। पकौड़े खाने की इच्छा होगी 80% चांस है। ठीक, बारिश हो और तुझे पकौड़े खाने को मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 40%। कहां से लाए? मल्टीप्लीकेटिव प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो बारिश के चांस कितने थे? 50। पकौड़े खाने की इच्छा कितनी है? बारिश होगी तो पकौड़े मिले, दोनों बातें लगा रहा हूं ना, बारिश होगी एंड पकौड़े खाएं। सिंपली बारिश होने की चांस कितने हैं? 50। सिर्फ पकौड़े खाने के चांस कितने हैं? 80। बारिश होने के 50 है, पकौड़े के 80। बारिश हो और पकौड़े खाने को मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50 इंटू 80। 50% इंटू 80% इज इक्वल टू 4000 अपॉन 1000। 40%। हाँ या ना? यही कहलाती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्या? ये देखो, for instance, if the probability of a business bank account having a positive cash flow in month 1 is 20%. and the probability of it having a positive cash flow in month 2 is, भाई पहले में 20 है, दूसरे 40 है. में 40 हो, तो आपके दोनों मंथ में पॉजिटिव हो, उसके चांस क्या होंगे? 8%। पहले में पॉजिटिव होगा एंड सेकंड में एंड मतलब मल्टीप्लाई, ए एन डी एंड। हाँ या ना? 8%। Also potentially useful is the ability to calculate the probability of one thing or another thing happening। अब इसी चीज को मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा। Last, if the events are, mutually exclusive this is found by adding the individual probabilities. together. For instance, if it is forecast that out of 9 possible scenario of a project, only 2 give a positive NP, the probability of a positive NPV overall can be found by adding the individual probability of the two relevant। भाई 9 है मान लो, 9 तो 7 तो नेगेटिव है, तो सिर्फ किसको लोगे आप? जो पॉजिटिव है उसी को लोगे। खत्म। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अभी अभी समझाई है, लेकिन आगे पढ़ो। Two events are जॉइंट इफ टू इवेंट्स आर, not mutually exclusive. अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपको मालूम क्या करना पड़ेगा? यू एड द, Individual probability together and deduct the joint probability of them both occurring. फॉर इंस्टेंस, समझना क्वेश्चन समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग $2000 नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, इसके चांस कितने हैं? 65%. और 4000 मिलेंगे, इसके चांस कितने हैं? 75. हाँ या ना? अब लॉजिक समझना, 2000 मिलेंगे उसके चांस कितने हैं? 65%. 4000 मिलेंगे उससे कितने हैं? 75. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब पढ़ो जरा क्या कहता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग वन अमाउंट और द अदर, या तो या तो 4000 मिल जाए या 2000 मिल जाए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों की प्रोबेबिलिटी सम करनी पड़ेगी, फिर उसमें से जॉइंट प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दोनों को जोड़ दो पहले, क्या आया? 65 और 75,
टोटल कितना आ गया? 140 में से ये लेस कर दो आप 65 इंटू 75 एज इट वुड पॉसिबल फॉर रिसिप्ट ऑफ। तो सर इससे हुआ क्या बेसिकली? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यानी 4000 भी मिल सकता है और 2000 भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं। हाँ या ना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? या तो 2000 मिलता या तो 4 या 4000। Both amount the event are not, and therefore the joint probability must be. Also note that if this deduction is not made, the calculation would produce a probability of greater than 100, which is not possible. नहीं आया प्रणव को समझ में? प्रणव को समझ में नहीं आया, ठीक? तो प्रणव को समझाना पड़ेगा अगर नहीं आया तो। 65 75 प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई करके माइनस किया, ये नहीं आया मुझे। चल छोड़ना, तू तो ये समझ, 2000 का प्राइस मिलेगा, उसके चांस कितने थे तेरे? 65 4000 का मिलेगा, इसके चांस कितने हैं? 75%। यूं समझ, सब छोड़ दे तू, तो ये सब पढ़ा जो सब छोड़ दे, भूल जा। अब देख एग्जाम्पल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्राइस प्रोबेबिलिटी। राइट? हाँ या ना? 2000 का प्राइस मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 55%। 4000 का मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर मैं ईवी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? वो कितना आ गया? 4300। ये तो ईवी आ गया। हाँ एक्चुअल में आपको 43 मिलने वाला नहीं, या तो मिलेगा 2000 या मिलेगा 4000। ठीक? हाँ या ना? और उन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 4300। 4300। कितनी है? 4300। अब आप चीज को समझना, मैं ये कह रहा हूं 2000 का भी प्राइस मिले एंड 4000 का भी मिले, दोनों मिले, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी? 40। हाँ या ना? हाँ या ना? सो मेरे दोस्तों, 65 प्लस 75 माइनस 65 इंटू 75, बोलो 65 प्लस 75 इज 140। माइनस 0.65 इंटू 0.75। 0.4। 1.4 है ना? अरे यार, Alex, करके देख दो ना मेरे को कितना आ रहा है। 65 इंटू 75, 48.75। 140 minus 48.75 is
91.25, यानी आपको 4,000 का भी प्राइस मिले एंड 2,000 का भी मिले, उसके चांसेस 91.25% है। कारण सुन, चांसेस कभी 100 से ऊपर तो नहीं हो सकते ना, हाँ या ना? इसलिए पहले आप सबको ऐड करेंगे दोनों को, और फिर उसमें से जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेस करेंगे। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेस करने का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने दोनों को ऐड किया, लॉजिक समझो। ये प्रोबेबिलिटी से निकला है। कहां से निकला है? प्रोबेबिलिटी पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी और एडिटिव प्रोबेबिलिटी समझाता आपको। एक होती है एडिटिव प्रोबेबिलिटी, ओ आर और या, और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी, ए एन डी एंड। अगर पढ़ा है थोड़ा सा अभी तो, अगर 10th का कुछ याद है तो ठीक। सो अभी हाल फिलहाल काम नहीं आ रही है हमारी इतनी, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइए जी। टीवायू 3 अपन ने कर लिया था, टीवायू 4 कर लिया था, 5 भी कर लिया था। ये देख अभी समझ में आता है, पढ़ भाई क्या कह रहा है। A company has estimated cash flows for a project, incorporating the probability of each present cash flow value into its estimate as follows. Year 1 present cash flows or year 2 present cash flow. The proposed investment will cost $400,000 payable in full at the start of the project. एक कंपनी ने कैश फ्लो एस्टिमेट करे, मजा आ गया, मजा आ गया। इस क्वेश्चन को दो तरह से करके दिखाएंगे। ईयर 1 में वो क्या कह रहा है? Present cash flows 100,000 होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20%. ईयर 2 में 80% है और उसके कैश फ्लोज होंगे 200. नहीं 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 नहीं, गलत होंगे। अच्छा ईयर 2 में ईयर 1 में या तो 100 होंगे या 200 होंगे। 100 होने के चांस, 20%. 200 चांस, 80%. 200 होने के, हो गया काम खत्म। हाँ, ईयर 2 में 200 के 30% चांस है और 300 के 70%. अब लॉजिक समझ, पहले साल में 100 हो एंड सेकंड साल में 200 हो। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, पहले साल में 100 हो एंड सेकंड साल में 300 हो। हाँ बोल। हाँ, पहले साल में 200 हो, सेकंड साल में 200 हो। हाँ, पहले साल में 200 हो, सेकंड साल में 300 हो। 4 केस बन गए। हाँ भर दो ना, हाँ, हाँ भरो। हाँ. तो अब सुनो, पहले साल में 100 हो, बट उसके चांस कितने? 20%। एक तरीका तो ये हो गया 100 इंटू 20%। दूसरे साल में 200 हो, 200 इंटू 30%। बोलो भाई, 100 इंटू 20% कितना हो गया? 20,000। 200 इंटू 30 में कितना हो गया? 60,000। टोटल कितना हो गया? 80,000। 20,000 पहले साल में और 60,000 दूसरे साल में। लेकिन इधर तो भी रेट ऑफ डिस्काउंट भी काम आएगी। क्या काम आएगी? हाँ या ना? ऐसे 4 केस बना लिए। ठीक, आपसे सबसे पहले क्या मांग रहा प्रेजेंट कैश फ्लो है? अरे वाह, रेट ऑफ डिस्काउंट है ही नहीं। प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट $400,000 पेबल इन, full at the start of the अरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। project. कैलकुलेट द फॉलोइंग फिगर, मीन एक्सपेक्टेड प्रेजेंट कैश फ्लो इन। Year 1. सिर्फ ईयर 1 का मांगा। ईयर 1 का तो हो गया कितना? 100 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 80। टी वाई यू 5, ऑप्शन ए। बोल दो भाई।
100 into 20. 100,000, 200,000. 200,000, 100,000, 20%, ये 80%. So this 20,000. 20. into this, Control C, Control V, ये पहला आंसर आ गया. ये आ गया EV ऑफ एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन ईयर 1. अब क्या मांग रहा है? ईयर 2 का 200 और यहां 300. प्रोबेबिलिटी बोलो. इधर 30. 30, इधर 70. 70. बी भी आ गया. हाँ. सी क्या मांग रहा है? Mean NPV of the investment. क्या मांग रहा है? Mean NPV. अब वो निकालने का तरीका आपका लेंदी है थोड़ा सा. The mean expected NPV of the Investment. expected NPV of the investment. इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है. क्या नहीं है? जबकि ईयर 2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगी ना. अरे भाई, ईयर 1 और ईयर 2 जैसे 12 महीने से ऊपर का पीरियड होता है, डिस्काउंटिंग होती है ना. क्या होती है? तो आपने तो 0 ईयर, 1 ईयर और 2 ईयर कहानी है ना. अब सुनो, ईयर क्या? 0, 1, 2. बोल भाई, 0 ईयर में कितना है? 400,000. 400,000. फर्स्ट ईयर में कितना है? 180,000. एक्सपेक्टेड. Except सेकेंड ईयर में कितना है? 270. मेक द सम. बिना किसके? Discount. डिस्काउंटिंग फैक्टर के. बिना डिस्काउंटिंग फैक्टर के, हाँ या ना? अदरवाइज क्या लगाते? डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते. क्या लगाते? इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर गायब था. The probability of the द investment. प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैविंग अ. Negative value. अब इसके लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? अभी तो आपने कर लिया था ये. अब आप समझो. ऑप्शन 1, 2, 3, 4. पहला ऑप्शन ईयर 1, ईयर ईयर 2. हाँ जी. ईयर 1 हाउ मच? 100,000. 100,000. ईयर 2 200,000. 200,000. हाँ बढ़ दो. Yes, sir. ईयर 1 100,000. ईयर 2 300,000. ईयर 1 200,000. ईयर 2 200,000. ईयर 1 200,000. ईयर 2. हाँ बढ़ते जाओ. कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो. ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी. अच्छा, इसकी कितनी है?
20, 20, 80, 80, 30, 30, 70, 70, फिर 30, हाँ जी, 30, 30, 70, 70. अब सुनो आप, this into this plus this into this. हाँ या ना? हाँ या ना? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बोलो कितना है? 400,000, 4 NP this माइनस दिस. हाँ भरो. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी. हाँ या ना? यार एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो अलग अलग सिचुएशन है. अब अगर मैं बात करूं कि मेरा एनपीवी नेगेटिव कब आएगा, तो ये देखो, ये 100 है और ये 200 है. अब पीवी तो निकालो ही मत, आप सिर्फ क्या देख लो, थ्री, एक मिनट रुको, 100 प्लस 200, ये कर लो. सिर्फ पहला ही केस है जिसमें आपको नेगेटिव एनपीवी लग रहा है. बोलो हाँ. दो में ब्रेक इवन मिल रहा है, तीसरे में अपन को तीसरे में पॉजिटिव हो रहा है. हाँ या ना? हाँ या ना? तो कौन कौन से किसमें नेगेटिव एनपीवी है? फर्स्ट केस में और वो फर्स्ट केस क्या है? 100,000 ईयर 1 का और ईयर 2 का 200,000. राइट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग हैविंग अ नेगेटिव एनपीवी, तो 20%, 30%, तो 6%. पहले साल में 20%, अगले साल में 30%. आंसर कितना? 6%. प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैविंग अ जीरो एनपीवी क्या चीज? तो 20% और 20 और 70 14 हो गया, और 18, 80 और 24 हो गया. तो 20 और 14, 14 और 24 कितना हो गया? 24, 38, 14 और 24 38. अच्छा, पॉजिटिव एनपीवी की पूछता तो कितना आंसर होता? 56. 856. नेगेटिव एनपीवी, जीरो एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी. नेगेटिव एनपीवी बोलो भाई कितना? 0.2 इंटू 0.3. बोल दो हाँ. जीरो एनपीवी 0.2 इंटू 0.7 प्लस 0.8 इंटू 0.3. हाँ भर दो. पॉजिटिव एनपीवी 0.8 अगर मांगता तो इंटू 0.7. TYU 5 का पहला आंसर 180 आया था, सेकंड 270 आया था, थर्ड 50 आया था, फोर्थ वाला बिल्कुल ऐसे ही आया था. ये देखो ना, 100 0 0 100 हमने वैसे करा था ना. बोल दो ना हाँ.
अच्छा, जो अपन ने ऊपर निकाला 50, उसको निकालने का एक और तरीका नीचे दे रखा है, बात एक ही है। और डी आंसर में देखो, पहला 6% आ रहा है, हाँ पहला 6 आ रहा है, पहला था। और ई वाला 38 आ रहा है। अरे भाई, ये क्या है आपका? डी, और ये ई, और ये क्या है? ई। बस, लॉजिक समझ में आ गया। अब आराम से घर जाके इसको और देखना आप लोग। अब लेते हैं क्या? ब्रेक। और ब्रेक के बाद मिलते हैं 2:45 पर, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।